सर। नमस्कार नमस्कार। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो करिए, एक आध क्वेश्चन लेते हैं पहले। किन्हीं का भी किसी प्रकार का क्वेश्चन हो। सर ठंड ज्यादा है? बहुत ज्यादा ठंडक है, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा ठंडक पड़ रही है। तो सर इस प्रोग्राम को और 15 दिन बाद कर लेते। 15 दिन में कितने क्लास हो जाएंगे? 2-4 क्लास हो जाएंगे। मौसम का तो काम है गर्मी देना, सर्दी देना, है ना। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। बारिश में निगेटिव एटीट्यूड क्या होता है कि जब बारिश है तो लोग कहेंगे बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश। गर्मी पड़ेगी तो लोग कहेंगे बहुत गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ेगी तो बहुत सर्दी। मौसम का काम है अपना काम करना, हमें आपको अपना काम करना है ना। विपरीत परिस्थिति में भी जो अपना कार्य को जारी रखता है दैट इज कॉल्ड पुरुषार्थ। अच्छा, जुपिटर की शुभता का जरा मुझे उपाय बताइए कोई। जुपिटर की, बृहस्पति की शुभता का कोई 1-2 रेमेडी बताइए। सर गुरु की रिस्पेक्ट करना, गुरुओं की, अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर कौन सा ग्रह बनाता है? बृहस्पति। बृहस्पति। और सर बुध। सर मरकरी। केतु जी भी रिसर्च देते हैं, केतु जी भी वैसे रिसर्च किए हैं। केतु शनि। ओकल्ट साइंस के लिए केतु ही जिम्मेदार है। सभी ने सही आंसर दिया है, लेकिन लॉजिक भी जानना होगा। लॉजिक भी जानना होगा। अच्छा चलिए, वेबिनार शुरू है, वर्कशॉप शुरू है, ट्रेनिंग आपकी शुरू है। माई सेल्फ डॉक्टर मनोज भारती। मैं 2004 से इस फील्ड में हूँ। 2011 से मैं अपनी एकेडमी चला रहा हूँ, वास्तु स्टूडेंट स्पिरिचुअल एकेडमी। एस्ट्रोलॉजी वास्तु में पढ़ाता हूँ, क्योंकि वास्तु में मैंने पीजी डिप्लोमा किया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली कटवाड़िया सराय में है। जब हमने किया था तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी था, लेकिन आज के डेट में यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया। और एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी किया है। सुनीता जी हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं जो स्क्रीन पे दिख रही हैं। ये शुरू में ही बहुत सारी विद्या सीख रखी है हमारे एकेडमी से। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप सभी ने सही रिप्लाई दिया है ना। आप में से एक ने कहा मरकरी। मरकरी और जुपिटर ये दोनों एस्ट्रोलॉजर हैं। और दूसरे कैटेगरी में शनि, राहु, केतु, ये तीनों भी एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं लिख के थोड़ा बताता हूं, मेरी आदत है लिख कर पढ़ाने की, क्योंकि बचपन में ही हमारे गुरुजी ने हमारे मन मस्तिष्क में डाल दिया कि जो विद्या लिखते हुए नहीं पढ़ी जाती है और जो विद्या लिखते हुए नहीं पढ़ाई जाती है तो थोड़े समय बाद वो दूसरे कान से निकल जाती है। तो आदत बन गई शुरू से ही कि कुछ भी पढ़ाते हैं तो कुछ लिखते हुए पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वे भी कुछ कुछ लिखते रहे बीच में। ग्लोब से ला दो, दूध ला दो। अब देखिए, मरकरी, मरकरी शिक्षा का कारक है, शिक्षण का कारक है, वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है। तो मरकरी से प्रभावित होके, यानी मरकरी का जब इन्फ्लुएंस आपके कुंडली में एक्टिव होता है तो आप इस प्रकार के विद्या के तरफ कदम बढ़ाते हैं। क्योंकि शिक्षा का कारक मरकरी है। अगर आपकी कुंडली में मरकरी पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है, तो आपके शिक्षा में व्यवधान आएगा। अभी आप में से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, अगर उनके शिक्षा में व्यवधान आया है तो वे कुंडली देखेंगे तो पाएंगे कि मरकरी पीड़ित है।
तो मरकरी आपको एस्ट्रोलॉजर बनाता है। ये लिखिए, ये सब आपका, यानी समझिए आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। सबका मैं लॉजिक देते हुए आपको बताता हूं, जिससे कि आप कभी भूले नहीं। एस्ट्रोलॉजर ग्रह में एक तो आप लिखिए मरकरी, क्योंकि यह शिक्षा का कारक है, वाणी का कारक है। और मरकरी से प्रभावित लोग इस प्रोफेशन को बड़ी अच्छी तरह चलाते हैं, खूब पैसा भी कमाते, नाम भी कमाते, शोहरत भी कमाते, पुण्य भी कमाते, और अपना जन्म जन्मांतर शुभ बना लेते, क्योंकि इनके पास वाणी अच्छी होती है और यह व्यापार का कारक है। तो एस्ट्रोलॉजी को वह व्यापार के रूप में डेवलप कर लेते। बहुत सारे आप डेवलपर देखेंगे, अच्छे अच्छे अपना वेबसाइट बना के या ऐप बना के अच्छा धन कमाते, या बढ़िया सा एकेडमी चलाते, या कंसल्टेशन देते, जिस रूप में। दूसरा जो एस्ट्रोलॉजर ग्रह है वो जुपिटर है। आगे आप पढ़ेंगे कि जुपिटर आपकी कुंडली में 5 भाव का स्वामी है। भाव को घर भी बोलते हैं और इंग्लिश में हाउस बोलते हैं। भाव, घर, हाउस एक ही चीज है। आपकी कुंडली में 12 खाने होते हैं, यानी आपने कुंडली अपनी देखी होगी या आपने मित्रों की कुंडली, रिलेटिव की कुंडली देखी होगी, उसमें 9 ग्रह होते हैं और 12 हाउस होते हैं। संसार में जितने सामान हैं, जितने पदार्थ हैं, विजिबल, नॉन विजिबल, या जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते हैं, जहां भी आपका मन जा सकता है, यानी संसार में अगर 1 करोड़ पदार्थ विजिबल और नॉन विजिबल लेकर है, तो 1 करोड़ पदार्थ का कारक इसी 9 में से कोई ग्रह है, जो धीरे धीरे सब चीज क्लियर हो जाएगा। और ये 1 करोड़ या 1 अरब जितना विजिबल, नॉन विजिबल जो भी पदार्थ है, जहां तक आपका मन विचार जा सकता है, वो आपके कुंडली के 12 खाने में ही बैठे हैं, जो आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे चर्चा चलेगी, हर टॉपिक को आप 1 बाय 1 पढ़ते रहेंगे। आज भी मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर रखा है, तो जब मैं बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता हूं ना, तो कुछ अच्छी बातें बताकर भेजता हूं, जिससे कि उनके जीवन में प्रोस्पेरिटी आए, खुशियां आए। भले ही वो एस्ट्रोलॉजी को कंटिन्यू नहीं कर पाए, वो तो ग्रह देवता की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी, तभी कोई उनके तरफ कदम बढ़ाता है। नहीं तो जो कुंडली के दुर्योग होते हैं वो फिर खींच लेते, नहीं जाने देते। दोनों सत्ता काम कर रही है इस ब्रह्मांडीय जगत में, ईश्वरीय सत्ता, दैविक सत्ता और आसुरी सत्ता। दोनों देवता और दानव दोनों उस परम पिता विधाता के ही संतान हैं, और उनकी नजर में दोनों समान है, तो उस तरफ अभी नहीं जाते। हालांकि इससे रिलेटेड टॉपिक भी हमने इस बार के सिलेबस में डाल रखा है, जिससे कि कर्म को आप समझ पाए, भाग को समझ पाए, प्रारब्ध को समझ पाए। बहुत सारे लोग आएंगे दुखी, आपसे क्वेश्चन करेंगे कि मैं तो कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर मेरा जीवन दुखी क्यों है। अमुक आदमी तो पाप से ही दिन की शुरुआत करता है और रात्रि सोते समय भी इसी में इन्वॉल्व रहता है, फिर भी देखिए उसके पास अच्छे मकान है, अच्छा घर है। बहुत सारी बातें करेंगे। तो मन में आया कि इस प्रकार का ज्ञान हमारे स्टूडेंट को होना चाहिए, तो इस बार के सिलेबस में हमने उसको एड ऑन कर दिया, फीस नहीं बढ़ाई। सुनीता जी जानते होंगे, गवाह भी हमारे पुराने स्टूडेंट यही दिख रहे हैं। 3 महीने का कोर्स हम जो लॉन्च करते थे, उसका 6000 रुपीज ही चार्ज लेते थे, और जब ऑफलाइन था तो और ज्यादा लेते थे। कोरोना के बाद से हमने कम कर दिया, क्योंकि लगा कि देश में थोड़ी सी बेरोजगारी आ गई, परेशानी आई, तो मैंने बहुत रिड्यूस कर दिया अपना फीस, बढ़ाया नहीं। और इस बार टॉपिक बढ़ा दिया, सिलेबस बढ़ा दिया, 3 महीना के बदले 4 महीना कर दिया।
लेकिन इनिशियल स्टूडेंट जो इनरोल्ड होंगे उनके लिए 6,000 ही रखा है, और एक कुंडली भी 2100 रुपया का फ्री में कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। जुपिटर, अब जुपिटर क्या है? ज्ञान का कारक है, नोट डाउन करिए आप। उच्च ज्ञान का कारक है, अध्यात्म का कारक है, भाग्य का कारक है, ईश्वर का कारक है, तीर्थ यात्रा का कारक है, और आपकी कुंडली में ये 5 भाव का कारक है। आगे आप कारक भी पढ़ेंगे। सेकेंड हाउस ये धन का है, फिफ्थ हाउस ये आपका संतान है। संतान मीन्स बेटा और बेटी दोनों। पूर्व पुण्य का कारक है, फिफ्थ हाउस से पूर्व पुण्य देखा जाता है, यानी जन्म जन्मांतर से आत्मा जो हमारे अंदर है वह जो कर्म करते आई है, तो उसमें से किस कर्म का फल चखने के लिए इस धरातल पे इस शरीर को धारण करके वह आत्मा आई है। पूर्व पुण्य है, पास्ट बर्थ आपका। अगर किसी का फिफ्थ हाउस अति कमजोर है तो सारा दिव्य कार्य करते हुए भी पूर्व प्रारब्धवश वह दुखी रह सकता है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी है, ब्रह्मा जी ने इसीलिए इस विद्या को दिया। इस विद्या के माध्यम से लोग जान पाएगा कि पास्ट बर्थ में यह आत्मा जो निगेटिव कर्म की है उसी का मैक्सिमम फल घटित होने के लिए इस पृथ्वी पे आया है, उसको भोगने के लिए। उससे रिलेटेड थोड़ा आप रेमेडी बताएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो पिछले जन्मों का जो बकाया है प्रेजेंट पुरुषार्थ से, प्रेजेंट कर्म से आप चुकता करेंगे तो जीवन में सुख आ जाएगा। अब 100% आएगा कि 10% आएगा, यह आपकी श्रद्धा, भावना, डेडिकेशन पे डिपेंड करेगा। एक व्यक्ति सेम रेमेडी को करके फटाफट जीवन में सुख प्राप्त कर लेता और दूसरा व्यक्ति को बहुत थोड़ा हासिल होता है। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हैं जो सब आप धीरे धीरे जानेंगे। तो कुंडली में जुपिटर सेकंड हाउस जो धन का है, परिवार कुटुंब का है, फिफ्थ हाउस जो आपके संतान का है, पूर्व पुण्य का है, आपके विद्या का है, शिक्षा है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, और महिला के कुंडली में ये पति का भी कारक होता है। हालांकि सेवेंथ हाउस का कारक तो वीनस माना जाता है, लेकिन महिला की कुंडली में ये सेवेंथ हाउस को भी कंट्रोल करता है, पति का कारक है। नाइन्थ हाउस का कारक है, नाइन्थ हाउस में आपका भाग्य है, भगवान है, आपके गुरु है, उच्च साहित्य है, उच्च विद्या है, ये सब नाइन्थ हाउस है। पिताजी हैं आपके, उसका भी कारक जुपिटर है। और 11th हाउस ये लाभ का है, आपकी मनोकामना का है, यानी जो भी इच्छा आपके दिल में जागृत होती है वह पूरा होगा या नहीं, उसमें 11th हाउस का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और हर हाउस के कारक यानी जुपिटर का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अगर कुंडली में आपने जुपिटर को शुभ बना लिया, वैदिक उपाय मैं बताता रहता हूं और मुख उपाय मैं बताता रहूंगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं होता है। आपके जीवन में खुशियां लाना, आपके जीवन को एक अच्छा मोड़ देना, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हो, आपकी जो मनोकामनाएं अभिलाषाएं हैं उसको पूरा करने में यह ज्योतिष विद्या सहयोग करे, ये उद्देश्य होता है। तो मैं रेमेडी बताता रहता हूं, किसी भी क्लास में किसी प्रकार का टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर कोई रेमेडी की चर्चा चली तो मैं जरूर बताता हूं।
संतान सुख कैसे मिलेगा, शादी का सुख कैसे मिलेगा, कोई बेरोजगार है उसको नौकरी कैसे मिलेगी, किसी को रोग पीछा नहीं छोड़ रहा वो स्वस्थ कैसे होगा। हर प्रकार की रेमेडी मैं अपने स्टूडेंट को क्लास में बताता हूं, जिससे कि वे लोगों का मार्गदर्शन करें। ये नहीं कि सूर्य से लेकर राहु केतु तक ग्रह याद कर लिए, 12 भाव याद कर लिए, 27 नक्षत्र याद कर लिए, सिर्फ उससे क्या होगा। आप कुंडली देखकर किसी को बता दिए कि आपके जीवन में मैरिटल हैप्पीनेस नहीं है, इसीलिए थोड़े इस विद्या को विधाता ने दिया है। उसके जीवन में मैरिटल लाइफ में हैप्पीनेस कैसे आएगा? दैट इज द मोटो ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दैट वाज द पर्पस ऑफ ब्रह्मा। इसलिए तो इसको ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस विद्या को प्रतिपादित किया है महर्षियों को माध्यम बना के। तो जब कुंडली में आपका जुपिटर एक्टिव होता है तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाते, आप ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर बनते। यानी जिस ग्रह से प्रभावित होकर जातक एस्ट्रोलॉजी को अपनाता है वह कुंडली में झलकता है, उसके व्यवहार से झलकता है। जुपिटर से प्रभावित एस्ट्रोलॉजर अति ज्ञानी होगा, वह ज्ञान बांटेगा, धर्मज्ञ होगा, धर्मात्मा होगा, कोऑपरेटिव होगा, उसके आचार विचार संस्कार अच्छे होंगे, उनकी वाणी से दैविकता झलकेगी। यानी जब वे बोलेंगे तो आपको उठने का मन नहीं करेगा, मन करेगा थोड़ा और बैठे, इनकी वाणी को और सुने। वाणी में ओज होता है, ज्ञान भरी वाणी बोलते, सुखद वाणी बोलते, जो आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। तो जुपिटर भी आपको एस्ट्रोलॉजर बनाता है। और आपके एक मित्र ने कहा शनि, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। शनि क्या है? सबसे स्टेबिलिटी, सबसे अस्थाई ग्रह शनि माना जाता है। शनि से प्रभावित होकर जो वैराग्य को अपनाता है, या साधु संत बनते, या एस्ट्रोलॉजर बनते, या ज्योतिष विद्या में आते हैं, किसी चीज को सीखने की शुरुआत करते हैं, तो वे फिर डगमगाते नहीं। शनि बिल्कुल स्टेबल होता है। यानी शनि प्रधान लोग इस विद्या में लग गए तो लग गए, चाहे उनके जीवन में जितने व्यवधान आए। बहुत सारी महिलाओं के साथ क्या होता है, जैसे हमारे स्टूडेंट बहुत सारी महिलाएं थी और हैं भी, तो अब जैसे वो दादी बनने वाली है तो बहू के यहाँ से बुलावा आ गया या छुट्टी करके बैठ गई 2 महीना बच्चे को संभालने के लिए, बहू को संभालने के लिए। तो ग्रह का जो दुर्योग है कुंडली का, उसने 2 महीना के अलग किया, उसके बाद 90% लोग अलग ही हो जाते, 5-10% लोग लौट पाते, नहीं तो एक बार डिसकंटिन्यू हो जाता है तो हो जाता है, सब भूल जाते हैं लेकिन शनि वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं आने देगा, क्योंकि ये बैरागी ग्रह है, बहुत धीरे धीरे चलता है, तो इसको स्टेबल ग्रह माना जाता है। तो शनि से प्रभावित होकर कैसे आते हैं लोग, कि उनके दिल में बैराग जगता है, ईश्वर की भूख जगती है। ये शुभ शनि का लक्षण बताता हूं। अब ये अशुभ शनि भी मैं बताने वाला हूं, ग्रह तभी मैं पढ़ाऊंगा। शुभ शनि, जैसे ग्रहों के ना 2 प्रकार के ट्रेड्स हैं, एक अच्छा, दूसरा बुरा। तो अगर कुंडली में वह ग्रह अच्छा बैठा हुआ है तो उस ग्रह के अच्छे ट्रेड्स जातक में पाए जाएंगे, और कुंडली में अगर ग्रह बुरा बैठा है तो उस ग्रह के बुरे ट्रेड्स पाए जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल जो बहुत साधारण है वो लेता हूं, जिससे कि आपका दृष्टांत बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लीजिए मंगल है। अब मंगल क्या है कि आईपीएस अफसर भी बनाता है, कर्नल ब्रिगेडियर जनरल भी बनाता है, और मंगल डकैत बनाता है, किडनैपर बनाता है, मर्डर बनाता है, चोर बनाता है, रेपिस्ट बनाता है। तो अगर मंगल कुंडली में पीड़ित है, निगेटिव है,
तो जो आपने निगेटिव ट्रेड्स अभी मंगल के सुने वो उस जातक में पाया जाएगा। और मंगल शुभता लिए हुए है आपकी कुंडली में, तो देशभक्त भी मंगल, देशद्रोही भी मंगल, यानी स्मगलर भी मंगल और सीमा पे अपना जान देने वाला सैनिक भी मंगल। तो अगर ग्रह शुभ है तो उसमें उस ग्रह के अच्छे ट्रेस पाए जाएंगे। अब जुपिटर है मान लीजिए, तो अगर वह पीड़ित है तो धर्म की आड़ में जातक लोगों को ठगेगा। शनि है तो यह दुख का कारक है, काल पुरुष का दुख है, बहुत सारे इसके निगेटिव ट्रेड्स हैं, सब उस जातक में पाए जाएंगे। यानी रूल आपने लिखना है कि हर ग्रह के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के ट्रेड्स हैं, गुण और अवगुण दोनों हैं। अगर वह ग्रह शुभता लिए हुए है तो उस ग्रह के सारे अच्छे गुण, उस ग्रह के सभी अच्छे कारकत्व जातक में पाए जाएंगे। ग्रह अगर बुरा बैठा है, पीड़ित अवस्था में है, पापी ग्रहों के प्रभाव में है, बुरे हाउस का स्वामी बनकर पीड़ित है, तो उस ग्रह के जो भी निगेटिव ट्रेड्स हैं, उस ग्रह के कारण जो भी जातक में अवगुण आता है, उसकी बाहुल्यता उस जातक में रहेगी। वो सब पढ़ेंगे आप, 9 के 9 ग्रह, 12 के 12 भाव। तो शनि अगर अच्छा होता है कुंडली में तो जातक के दिल में वैराग्य जगता है, ईश्वर की तरफ बढ़ने की उसकी कामना जगती है। तो मन में विचार आता है कि धर्म में अगर मैं फुल टाइम आ गया तो हमारी गृहस्थी का क्या होगा, हमारे घर परिवार बीवी बच्चे को कौन पालेगा। तो फिर वो डिवाइन साइंस को अपनाता है। उसके मन में शनिदेव यह विचार भरते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर के सदृश बनना है, ईश्वर को जानना है, या मोक्ष की प्राप्ति करनी है, या जो भी हो दैविक कामनाएं, जो भी डिवाइन उसकी डिजायर जगी है, तो फिर वो डिवाइन साइंस को अपना लेता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी या जो भी डिवाइन साइंस है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सब भगवान की विद्या है, भगवान के तरफ ले जाता है। अपरा विद्या इसको कहा गया है, धीरे धीरे परा अपरा सब हो जाता है। तो शनि सबसे वैराग्यवान ग्रह है और इस प्रकार यह डिवाइन साइंस में ले जाता है और अस्थायी रहता है जाता। फिर आप में से एक साथी ने कहा राहु, यह भी एस्ट्रोलॉजर ग्रह है, लेकिन ये लस्ट पैदा करता है, लोभ पैदा करता है, लालच पैदा करता है। यह एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर को देखता है कि अमुक एस्ट्रोलॉजर के पास अपार मान सम्मान, धन संपदा, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, शान शौकत, सैकड़ों हजारों शिष्य जो उसको चरण छूने के लिए ललायित रहते हैं, मिलने के लिए लड़ायित रहते हैं। तो इस प्रकार यह लस्ट पैदा करता है जातक में, और इस डिजायर के कारण वह एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। हर प्रकार का सुख पाने के लिए, भौतिक अभौतिक सब प्रकार का सुख पाने की लालसा क्रिएट कर देता राहु, और वो एस्ट्रोलॉजर बना देता। तो राहु से प्रभावित लोग थोड़ा सा माने ठगी प्रवृत्ति के भी हो जाते, लंबा लंबा खर्चा का कर्मकांड लिखा सकते हैं, महंगा महंगा रत्न पहना सकते हैं, यानी पैसा कमाना, मान सम्मान कमाना, हर प्रकार का सुख सुविधा का भोग करना इनका मोटो हो जाता है। और राहु इनको दिखाता है कि सब चीज आपको एस्ट्रोलॉजी से मिलने वाला है। तो राहु भी है एस्ट्रोलॉजर ग्रह। केतु आपके एक साथी ने कहा, 100% सही कहा, केतु मोक्ष का कारक होता है और यह डीप मेडिटेशन में ले जाता है। तो जातक के दिल में यह इच्छा भरता है कि जीवन बेकार है, संसार में आना जाना, ये मानव शरीर, ये यानी
ये डिटैचमेंट का कारक है, ये डिटैच करता है संसार से और ईश्वर की तरफ ले जाता है। तो फिर यही सेम विचार जातक के दिल में भरता है कि ईश्वरीय विद्या को अपना के और ईश्वर को पाना है, मोक्ष की तरफ मार्ग प्रशस्त करना है, उसके तरफ कदम बढ़ाना है। तो केतु ही एस्ट्रोलॉजर बनाता है। कुंडली में सैकड़ों प्रकार के योग होते हैं, हाउस भी बनाता है एस्ट्रोलॉजर, ग्रह भी बनाता है एस्ट्रोलॉजर। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया तो फटाफट बन जाता है। बीच बीच में व्यवधान आते हैं तो उस व्यवधान को पार करना होता है। चलिए बृहस्पति से शुरू करते हैं। हर ग्रह का मैंने अभी बताया कि सैकड़ों कारकत्व है। कुछ मुख्य कारकत्व को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे और जो मुख्य इसका बहुत सारा कारकत्व है हम स्टूडेंट ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, स्टडी मटेरियल भेज देंगे जिससे कि आप पढ़िएगा। अगर कोई कारकत्व आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा। क्योंकि मैंने बताया कि संसार में जितने पदार्थ हैं सभी को 9 ग्रह में बांट दिया गया, सभी को 12 भाव में रख दिया गया, तो सभी का एक्सप्लेनेशन संभव क्लास में नहीं होता है। मैं मार्गदर्शन आपको कर रहा हूं कि इस प्रकार के कारकत्व इस ग्रह को दिए गए हैं, यानी उसको देने वाला वह ग्रह है। अगर वह चाहिए तो उस ग्रह की शुभता का उपाय कर लीजिए। अगर कुंडली में ग्रह बलवान है अच्छी बात है, और बलवान चाहिए तब भी वैदिक उपाय का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो आर्टिफिशियल जैसे स्टोन वगैरह ये आर्टिफिशियल उपाय है, बड़ी सोच समझ कर पहनना होता है, नहीं तो जितना लाभ करेगा उतना नुकसान भी कर जाएगा। और जो वैदिक उपाय है तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो लिखिए आप, उच्च ज्ञान का कारक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जुपिटर अच्छा है तो आपको उच्च ज्ञान देगा। उच्च ज्ञान में डिवाइन साइंस, ईश्वरीय विद्या जो भी है, भगवान के तरफ जो विद्या ले जाती है, वेद पुराण का कारक है, शास्त्र का कारक है। तो ज्योतिष सबसे महान शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र को वेदों का चक्षु कहा गया है। जैसे हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट अंग आंखें हैं, उसी प्रकार जितने शास्त्र हैं इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र ज्योतिष शास्त्र को कहा गया। जैसे मैं अभी रामायण, महाभारत, गीता, वेद पुराण का विशेषज्ञ होता तो ठीक है, उससे मैं भला कर सकता था संसार का, लोग करते भी हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र से मैं जितना भला संसार का, मानव का, जातक का कर पाऊंगा या कर पाता हूं, शायद उतना उससे मैं नहीं कर पाता। मेरे पास लोग आते हैं कि शादी नहीं हो रही है, महर्षियों के बताए कुछ रेमेडी लोगों को देते हैं, मैक्सिमम लोगों का काम हो जाता है। शादी नहीं चल रही है, आप उपाय बता देते हैं। नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं चल रही है, प्राइवेट जॉब में बॉस बड़ी तंग करता है, लोग आपसे पूछने आएगा कि हमें विदेश जाना चाहिए या इंडिया में रहना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, सबका सोल्यूशन आप देते हैं। किसी को रोग पीछा नहीं छोड़ता, कोई ऋण से ग्रसित है, कोई शत्रु बाधा से परेशान है, कोई किए कराए से परेशान है, सबका सोल्यूशन आपके पास होता है।
ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही सभी शास्त्र दिखते हैं, यानी हर शास्त्र को देखने का जो चक्षु है वो ज्योतिष शास्त्र है, इसलिए इसको वेदों का चक्षु कहा जाता है। किसी को वेदों का हाथ, पैर, नासिका, वाणी, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन ज्योतिष को चक्षु कहा गया। ईश्वर की कृपा का कारक है, यानी भगवान की कृपा चाहिए तो जुपिटर को बल दे दीजिए, ईश्वर की ब्लेसिंग मिलने लगेगी। यानी कदम कदम पे अवरोध आ रहा है, जो काम करते हैं वही काम अनसक्सेस हो जा रहा है, यानी भगवान की ब्लेसिंग उस काम में नहीं मिल रही है। थोड़ा जुपिटर को खुश कर दीजिए, क्योंकि ईश्वरीय कृपा का यह कारक है। और ज्योतिष का कारक तो है ही, अभी आपने सुना ही है और इतना डिटेल्स आपने सीखा भी। गुरु का कारक है, यानी जुपिटर का आशीर्वाद अगर मिला तो आपके जीवन में ऐसे गुरु आएंगे जो आपको हाथ पकड़कर सही जगह पे पहुंचा देंगे। थोड़ी देर में अनम्यूट करेंगे, पढ़ा लेने दीजिए, नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगा, ठीक है ना। पूरा मौका मिलेगा आपको क्वेश्चन करने का, जितना मर्जी करिएगा। बीच बीच में अनम्यूट करेंगे तो फिर अधूरी रह जाएगी पढ़ाई, क्योंकि ये तो कॉमन लोगों का है, सभी लोग इनवाइटेड हैं। क्लास में फिर आपको अनम्यूट करके पढ़ा लेंगे, जब आवश्यकता होगी कर देंगे। अभी मौका दीजिए कि मैं ही ज्यादा बोलूं, क्योंकि सारे लोग कुछ सुनने आए हैं, सीखने आए हैं, है ना। यानी इस प्रकार सैकड़ों कारकत्व जुपिटर को दिए गए हैं। कहने का मतलब ये कि अगर जुपिटर को आपने पावर दिया तो जिसके भी ये कारक हैं उसकी शुभता जीवन में आएगी। क्योंकि किसी भी हाउस का जब एनालिसिस करते हैं तो भाव का स्वामी, भाव का कारक देखते हैं, और जिनसे संभव हो पाए वे अपने आप को, माने अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और जब गुरु के सामने आप होते हैं तो रेज से भी आपको बड़ी लाभ मिल जाता है, बहुत कुछ मिलता है। और अगर मजबूरी है तो आप कर सकते हैं अपना कैमरा ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं कंप्यूटर को नहीं पढ़ा रहा हूं, लोगों को पढ़ा रहा हूं ठीक है ना। बीच बीच में कर लीजिएगा ऑफ, कोई जरूरी। लेकिन जब आप कैमरा ऑन करके पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक वहां जरूरी नहीं होगा आप अपने आप को दूसरे काम में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और अगर आपने ऑफ कर रखा है तो छोटा मोटा काम भी होगा तो उठ के आप चले जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है ना कि हम रिकॉर्डिंग अगले दिन दे देते हैं तो रिकॉर्डिंग से सुन लेंगे। लेकिन उतना लाभ, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा जब आप फेस टू फेस मेरे सामने होंगे, सच्ची बात बता रहा हूं। अब जुपिटर की शुभता का उपाय पढ़िए, कारकत्व में बहुत सारा भेज दूंगा 25, ठीक है ना। इसका रेमेडी पढ़िए, जुपिटर को कैसे शुभ करेंगे। 5-7 रेमेडी बताऊंगा जो वैदिक है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहला लिखिए, ये तुलसी का जो पौधा है ना अति पूजनीय है, और ये जुपिटर के क्षेत्र में है। पब्लिक प्लेस पे जुपिटर तुलसी का पौधा लगा दीजिए लोगों के कल्याणार्थ। अपने घर में भी लगाइए और बड़ी सस्ता आता है। नर्सरी वाले
से अगर आपने कांटेक्ट कर लिया कि मुझे 100 पौधा चाहिए तो बहुत सस्ता दे देगा, बिलो 10 रुपीज। इसका बड़ी लाभ मिलेगा, यानी आपके प्रयास से 100 घरों में तुलसी जाएगा। लोगों को फ्री का चीज बड़ी अच्छा लगता है, चाहे उनके पास बहुत ज्यादा पैसे ही क्यों ना हो। 90% लोगों को, नॉट 100 या 90 से भी कम होगा, परसेंटेज तो माने सही नहीं हो सकता है। तुलसी की सेवा करिए। केला का जो पौधा है ना, यह भी तुलसी है, ये सॉरी जुपिटर है। और पीला फूल जिसमें भी है, जैसे गेंदा का फूल का पौधा है, उसको घर में लगाइए, और अगर नॉर्थ ईस्ट में लगा पाए तो अति उत्तम। नॉर्थ ईस्ट का जो स्वामी है वो जुपिटर है। यानी पौधों से ग्रह को ठीक करना। और पिछले क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि उसको किसी ने मना किया था कि इस ग्रह का रेमेडी नहीं करना है। अब देखिए, लॉजिक समझिए, जो बातें लॉजिकल नहीं होना मत माना करिए, नहीं तो आपको कंफ्यूज करेगा, परेशान करेगा। अब बताइए, आप पब्लिक प्लेस पे तुलसी का पौधा सैकड़ों लगा दिया, केला का पौधा लगवा दिया, पीला फूल लगवा दिया, या जो भी वट वृक्ष, किसी का पौधा है, किसी का पीपल है, किसी का नीम है, महान पौधे बेलपत्र है, फलदार वृक्ष है, तो इसका कोई हानि हो सकता है क्या? जो कोई मना कर देता है कि नहीं जी ये नहीं लगाना चाहिए। आप प्रकृति से फ्री में हवा लेते हैं, पानी लेते हैं। ये संसार भगवान का बगीचा है, भगवान का घर है। चंद टुकड़ा पैसों का बिल्डर को देके इसमें मजे में रह रहे हैं। तो सिर्फ आप किसी से लीजिए और दीजिए नहीं, तो आप उसके कर्जदार होंगे ना। तो भगवान आपको फ्री में हवा देता है, पानी देता है, रहने की व्यवस्था देता है, अन्न देता है, सब चीज दिया है। आत्मा के रूप में इस शरीर में खुद बैठा हुआ है, और उनके निमित्त आप एक कदम आगे नहीं बढ़ना चाहते? क्या भाई पूजा पाठ नहीं करो, क्या भाई पेड़ पौधा नहीं लो? अरे भाई, ये किसने कह दिया? तो एक सिद्धांत जीवन में अपनाइए, जो बातें लॉजिकल नहीं होना उसको मानने से इनकार कर दीजिए। बिल्कुल मत मानिए, गलत बात है वो। लॉजिकल, साइंटिफिक बनिए। एस्ट्रोलॉजी को महान साइंस कहा गया है, यानी जहां साइंस समाप्त होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। ये इतना डेवलप्ड है। साइंस को जितना डेवलप्ड मानते हैं उससे कई गुना ज्यादा महा डेवलप्ड विद्या है ये। दूसरा उपाय है, हर ग्रह का कॉमन लिख लीजिए, उस ग्रह के मंत्र का जाप। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे गुरु का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौप से गुरुवे नमः। सूर्य का ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, कोई भी मंत्र जो आपको पसंद है। वैसे वैदिक मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। कॉमन पीपल को हम लोग ओम आदित्याय नमः देते हैं, क्योंकि बोलने के उच्चारण में गलती ना हो। लेकिन जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो उनको वैदिक मंत्र हम लोग देते हैं ओम घृणी सूर्याय नमः। चंद्रमा का ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमः या ओम सोम सोमाय नमः। अच्छा, आज के दिन का क्या महत्व है, जरा चैटिंग करके मुझे बताइए तो। आज गुरु पुष्य नक्षत्र योग है, पूर्णिमा भी है, अमृत सिद्धि योग भी है। तो मैंने एक टॉपिक के रूप में मुहूर्त और पंचांग अध्ययन भी इसमें इंक्लूड किया है। उसके सिर्फ 2 क्लास होंगे, क्योंकि ज्यादा गुंजाइश नहीं है। उस 2 क्लास में ही इन सारे मुहूर्तों का मैं इंपॉर्टेंस आपको बताने वाला हूं। यानी आज के दिन इस मुहूर्त में वह सूर्योदय के साथ ही शुरू हो गया है। जो मंत्र
मंत्र जाप किया जाता है, जो दिव्य कर्म किए जाते हैं, उसके असंख्य गुना लाभ जीवन में जातक को मिलता है। सोने के पहले या सोए हुए ही जितना मंत्र जाप हो सके अपने इष्ट का करिए। अपने इष्ट का मंत्र जाप 365 दिन 24 आवर से अलाउड है। और कोई विशेष तिथि है, जैसे आज जो तिथि है वो भगवान बृहस्पति का भी इसमें रोल है, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गुरुवार को लग रहा है। पुष्य नक्षत्र है, पुष्य पूर्णिमा, सांबरी पूर्णिमा, गुरु पुष्य नक्षत्र बोलते हैं कि गुरुवार वाले दिन जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होते हैं तो इसको गुरु पुष्य नक्षत्र योग कहा जाता है। और रविवार वाले दिन जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं तो उसको रवि पुष्य नक्षत्र योग बोलते हैं। ये दोनों तिथि जो होता है, दिन होता है, ये अपना पुण्य बल बढ़ाने के लिए अति पुण्यकारी तिथि होता है। तो ग्रहों के मंत्र जाप कर सकते हैं। तीसरा है, हर ग्रह के एक आराध्य हैं। जैसे बृहस्पति के विष्णु भगवान हैं, सूर्य के भगवान सूर्य देव खुद ही हैं, चंद्रमा के शिव भगवान हैं, मंगल के हनुमान जी हैं, बुध के दुर्गा माता भी हैं, गणेश जी भी हैं, विष्णु भगवान भी हैं। और बृहस्पति के ब्रह्मा जी भी लिखा जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी को श्राप है तो उनकी आराधना ज्यादा करना अलाउड नहीं है। कहानी कभी बता दूंगा। तो विष्णु जी की आराधना करिए, यानी इष्ट साधना, बड़ी लाभ मिलेगा। ये ग्रह कुंडली में कहीं बैठे हो, नीच के क्यों ना हो, श्रद्धा से अगर आपने ये उपाय किया, उच्च का फल देंगे। जीवन में हर प्रकार की खुशी आप प्राप्त करेंगे, गारंटेड। चौथा, कि रिश्तों का कारक भी हर ग्रह को बनाया गया। जैसे बृहस्पति गुरु के कारक हैं, जिससे भी आपको शिक्षा मिली है। धर्म के कारक हैं, तो ईश्वरीय यानी ईश्वरीय प्रकाश फैलाने में अगर आपका कंट्रीब्यूशन है, मदद है, तो इससे ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी। अब जैसे आप अगर धर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर हैं, यानी धर्मज्ञता पूर्वक इस प्रोफेशन को आपने अपना रखा है, जो भी आपके पास आता है उसको चीट आप नहीं करते, वैदिक विधि से उसका उपाय करते। ठीक है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, आप स्टोन पहनाइए, अच्छी बात है, लेकिन लोभ में आकर गलत स्टोन पहना के अधिक पैसा नहीं लीजिए। ओरिजिनल स्टोन दीजिए, उसका जो उचित कीमत है लीजिए, पूजा पाठ भी करवाइए, वह भी भगवान का ही बनाया हुआ है विधान। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई दुखी आदमी आया, गरीब आदमी आया और आपने उसका लाखों रुपए कर्मकांड पे खर्च करवा दिया, लाखों रुपए स्टोन पहना के करवा दिया। बेचारा आपके बात में आके वो अपना घर मकान गिरवी रख के, जेवरात गिरवी रख के पूजा पाठ करा रहा है, स्टोन पहन रहा है, तो फिर आपको नुकसान होगा। यानी किसी की आत्मा को चोट पहुंचा के ये काम नहीं करना है। अब बहुत सारे पैसे वाले जो लोग होते हैं, जिनके पास करोड़ों ऐसी पड़ा हुआ है, उनको आप वैदिक उपाय बताएंगे तो वे नहीं करेंगे, लेकिन उनको आपने उससे रिलेटेड स्टोन पहना दिया, पूजा पाठ करवा दिया, तो करवा लेंगे। यानी देश काल पात्र के अनुसार जो उचित हो वही करना। देखिए, तीर्थ यात्रा का कारक है। तीर्थ यात्रा श्रद्धा पूर्वक करना है, मनोरंजन के लिए नहीं। उस स्थान पर क्या हो रहा है, दैट इज इमैटेरियल। वैष्णो माता में आपकी श्रद्धा है, वैष्णो देवी की यात्रा करिए। गंगा माता में श्रद्धा है, हरिद्वार की यात्रा करिए।
आप अयोध्या की यात्रा करिए, जिस धर्म को मानने वाले हैं उस धर्म से रिलेटेड जो तीर्थ स्थान है वहां पवित्रता पूर्वक जाइए, है ना। स्वर्ण मंदिर का दर्शन करिए अगर आप सिख धर्म के हैं, जिसको मानते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा है, बड़ी लाभ मिलेगा। और जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं ना तो वहां से पवित्र जल लेकर आते हैं घर पे। जैसे हरिद्वार गए तो वहां से गंगा जल लेकर आइए और वहां से पवित्र मिट्टी भी लेके आइए और पवित्र जल अपने पूजा स्थान के पास रखिए। मंदिर में तो बहुत सारा जगह नहीं होता, मंदिर के पास रखिए जल को। और पवित्र मिट्टी जो आप लेकर आए हैं उसमें थोड़ा सा गौशाला का भी मिट्टी मिला दीजिए और उसमें कोई पौधा लगा दीजिए, पूजनीय पौधा, बड़ी लाभ मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, 100% बेनिफिक प्लैनेट कहा जाता है इनको। इनके पिताजी अंगिरा ऋषि हैं और माता का नाम श्रद्धा है। अब शुक्राचार्य पे आते हैं। इनको भृगु नंदन कहा जाता है। भृगु ऋषि को आप जानते होइएगा, इन्होंने भगवान विष्णु को पैर मार दिया था लात। इनके तलवे में सृष्टि रचना करने की क्षमता उत्पन्न हो गई थी, तो इनके दिमाग को प्रेरित करके इनसे भगवान विष्णु को लात मरवाया गया। तो भगवान विष्णु ने वो जो तलवे में सृष्टि रचना का जो ओज तेज समा गया था उसको खत्म कर दिया था। तो माता लक्ष्मी ने श्राप भी दे दिया था कि मैं ब्राह्मण जाति के यहाँ कभी वास नहीं करूंगी। तो फिर भृगु ऋषि ने ज्योतिष विद्या की रचना की और उन्होंने कहा कि माता आपको इस विद्या के प्रभाव से इस जाति के पास जाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ज्योतिष विद्या को मानव जाति को प्रदान करना था, तो ये सब भगवान की व्यवस्था है, लंबी कहानी है। इनकी माता ख्याति है। ये सबसे बड़े तपस्वी थे, बृहस्पति से भी बड़ी तपस्वी। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि इन्होंने ईश्वर से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। असुरों के गुरु बने और जो भी अपनी तपस्या के बल से इनको आशीर्वाद मांगने के लिए कहा गया, अपने शिष्यों के लिए ही मांगा। भगवान शिव की लंबे समय तक तपस्या करके इन्होंने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। इस विद्या के प्रभाव से ये मरे हुए असुर को जीवित कर दिया करते थे। इसी विद्या के प्रभाव से असुरों ने, चूंकि वह जीवित हो जाता था, देवासुर संग्राम हुआ करता था, सत्य और असत्य की लड़ाई, दोनों में युद्ध हमेशा हुआ करता था। स्वर्ग पर असुर आक्रमण कर दिया करते थे। जब तक शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या नहीं थी तब तक असुर पराजित होते रहे देवताओं से, स्वर्ग पे अधिकार नहीं कर पाए। जब शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या आ गई भगवान शिव की कृपा से, तो ये मरे हुए असुर को जीवित कर दिया करते थे। तो देवताओं को कई बार पराजित करके उनको स्वर्ग से खदेड़ दिया। जान बचाने के लिए कोई पशु में छिप गया, कोई पेड़ पौधों में छिप गया, यानी भगवान सूर्य को भी भागकर नीम के वृक्ष में शरण लेनी पड़ी थी। इसलिए नीम में आरोग्यदायक शक्ति है भगवान सूर्य के प्रभाव के कारण। क्योंकि भगवान सूर्य ने एक लंबे समय तक
असुरों के भय से उसी में निवास किया था। तो नीम का पत्ता हम लोग खाते हैं ना चैत महीने में, तो उससे पूरा वर्ष हमारे शरीर का रक्त शुद्ध रहता है। मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए भगवान बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को भेजा था इनके शरण में। तो लंबी कहानी है, बड़ी मुश्किल से कच्छ के माध्यम से शुक्राचार्य इसको कच्छ के माध्यम से यह विद्या देवताओं के पास आती है। क्लास में बता दूंगा, नहीं तो 10 मिनट लग जाएगा इसमें। संसार में जितने प्रकार के सुख हैं उसका कारक शुक्र है। जो भी विलासितापूर्ण सुख है उसका तो विशेष रूप से है। भव्य मकान शुक्र देता है, लग्जरियस गाड़ी शुक्र देता है, फिल्म इंडस्ट्री में ऊंचाइयां शुक्र देता है, मॉडलिंग में ऊंचाइयां शुक्र देता है, भव्य होटल रेस्टोरेंट शुक्र देता है, जिसमें भव्यता नहीं है वह रेस्टोरेंट होटल मंगल देता है। पत्नी का कारक है, पत्नी का अगर आप अनादर करते हैं, पत्नी को चीट करते हैं तो शुक्र की शुभता आपको नहीं मिलेगी। समस्त नारी जाति का कारक है ये। अगर नारी जाति का आप सम्मान करते हैं, उनको उचित आदर देते हैं, उनका उचित हक देते हैं, तो आपको शुक्र की शुभता मिलेगी। भोग विलास सभी का कारक शुक्र है। शुक्र प्रधान लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षण शक्ति उनमें होती है। और शुक्र भी एस्ट्रोलॉजर बनाता है। शुक्र से प्रभावित होकर जो एस्ट्रोलॉजर बनते हैं उनका ऑफिस अगर आप देखेंगे बहुत सुंदर मिलेगा। यानी बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग करने वाली या बोलने वाली एक रिसेप्शनिस्ट काउंटर पे जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया सोफा, सुगंधित ऑफिस, चेयर टेबल सोफा सब बढ़िया, लग्जरियस ऑफिस। इनके फीस भी हाई होते हैं, बहुत मधुर बोलते हैं, ये भी ज्ञानी होते हैं और वैभवपूर्ण जीवन जीते हैं। हीरे जवाहरात या महिलाओं के पास जो ज्वेलरी है उसका कारक शुक्र है। अगर किसी महिला के पास बहुत सारे ज्वेलरी हैं तो इसका मतलब है कि उनका शुक्र अच्छा है। ज्वेलरी की कमी है तो शुक्र अच्छा नहीं। बहुत सारे कारक तत्व हैं, मैं भेज दूंगा। इसको शुभता के लिए आप लिखिए फलदार वृक्ष लगावें सार्वजनिक स्थान पे। जो भी फलदार वृक्ष आपको पसंद है आप पब्लिक प्लेस पे लगाइए। और लगाना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी रक्षा करना, ये ध्यान रखिएगा। संतान सुख में अगर किसी को कमी है, यानी महिलाएं मां नहीं बन पा रही हैं या आप पिताजी नहीं बन पा रहे हैं या संतान है वह लायक नहीं बन पा रहा है, तो फलदार वृक्ष लगाइए। शुक्र भी पावरफुल और आपके संतान जो आपके फल हैं वे अच्छे हो जाएंगे। नारी जाति का सम्मान करें।
के मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम सुम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, ये सब मैं भेज दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में। इनके आराध्य हैं, आप माता लक्ष्मी की साधना कर सकते हैं, कोई भी मंत्र ओम श्री नमः या जो भी, दुर्गा माता का भी आराधना कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः या किसी भी रूप में। और जिसमें शुक्र का तत्व पाया जाता है, एक ये भी रेमेडी है कि उस ग्रह के तत्व जिसमें पाए जाते हैं, जैसे ये सफेद वस्तु का कारक है तो दही में शुक्र के तत्व पाए जाते हैं, आप दही का सेवन करिए, लेकिन संध्या काल के पहले, संध्या काल के बाद दही का सेवन नहीं करते हैं। सफेद वस्तु मखाना है, और जो भी न्यूट्रिशियस पदार्थ है जो आपके शरीर को बलिष्ठ बनाता है, उसमें शुक्र के तत्व पाए जाते हैं। शनिदेव को पढ़िए, भगवान सूर्य की संतान है और इनकी माता है छाया देवी। सूर्य की पहली पत्नी का नाम संज्ञा था, वो विश्वकर्मा की पुत्री थी, जो वास्तुशास्त्री रहे देवताओं के, भगवान विश्वकर्मा, उनकी पुत्री संज्ञा थी। भगवान सूर्य से जब संज्ञा की शादी हुई तो संज्ञा भगवान सूर्य का तेज नहीं सहन कर पाती थी, क्योंकि तेजस्वी थे भगवान सूर्य। तो अपनी छाया प्रकट करके गुप्त रूप से वह तपस्या करने चली गई कुरुक्षेत्र में, हिरण का रूप धारण करके। तो उसी छाया से भगवान सूर्य का जन्म है। संज्ञा से भी 2 पुत्र और 1 पुत्री, जिसमें यमुना है, और पुत्र में ये धर्मराज है, और छाया के पुत्र हैं शनिदेव और ताप्ती नदी, और भी हैं संतान इनके। तो पिता पुत्र एक दूसरे के दुश्मन हैं, शनि और सूर्य एक दूसरे के बैरी हैं। हालांकि सूर्य शनि की राशि को ज्यादा नहीं बिगाड़ते, चूंकि पिता है, शनिदेव बहुत बिगाड़ देते हैं। डिटेल्स आप क्लास में पढ़ेंगे। ये दुख के कारक हैं शनिदेव, काल पुरुष का दुख कहा गया है इनको। बाधा अवरोध सभी के कारक है, रोग के कारक है। शनि की दशा में जातक को दुख आता है, कष्ट आता है, काम में बाधाएं आती है, रोग पीछा नहीं छोड़ता है, लोग आलसी हो जाता है। अपंगता का कारक है। तो जो भी लुल्ला है, लंगड़ा है, विकलांग है, अगर उसका आप उचित सहायता करते हैं तो शनि की कृपा आपको मिलेगी। आलस का कारक है, यानी अगर आप आलसपन अपने आप में नहीं आने देते, यानी आप मेहनत करते हैं, ये शनि के पॉजिटिव ट्रेड्स हैं मेहनत, और निगेटिव ट्रेड्स इसके विपरीत आलस है। अगर आप मेहनत करते हैं तो शनि की शुभता मिलेगी। रोग का कारक है, रोग जिससे भागे, जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, तो आपके जीवन में दुख, रोग, बाधा सब कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रेश एयर का कारक है शनि।
मॉर्निंग वॉक से आपको फ्रेश एयर मिलता है, शनि के तत्व मिलते हैं जो पॉजिटिव होता है, तो इससे शनि की शुभता आपको मिलती है। बहुत सारे कारक तत्व हैं, गरीबी है, दुर्भाग्य है, मजदूरी है, जेल है, जमीन के नीचे जो भी पदार्थ पाया जाता है उसका कारक शनि है। क्योंकि इन्होंने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया था, इनके तपस्या से जब ब्रह्मा जी खुश हुए तो इनको वरदान मांगने के लिए कहा, तो इन्होंने कहा कि मुझे, चूंकि ग्रह का दर्जा इनको दिया गया था, इन्होंने कहा कि वैसे पदार्थ का मुझे स्वामित्व दीजिए जहां सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता, क्योंकि सूरज से इनको बहुत ज्यादा बैर था। तो विधाता ने कहा कि जमीन के नीचे ही तो सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, बाकी तो पूरे संसार में सूरज का प्रकाश पहुंचेगा ही। तो जमीन के नीचे जो भी खनिज पदार्थ, लोहा, तेल, अवरक जो भी पाया जाता है, फल फूल जो भी, वो सभी का कारक शनि। इसके मंत्र का जप आप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः। और देवता 3 बताया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा कलयुग में फेमस हनुमान जी हैं। क्योंकि हनुमान जी ने इनकी जीवन रक्षा की थी। कहानी इस प्रकार है, कहानी तो एक और है, हनुमान जी और शनि में युद्ध होता है, लेकिन ज्ञानवर्धक कहानी बताता हूं। तो रामायण, रामचरितमानस में जिसका वर्णन है, मेघनाथ का जब जन्म होने वाला था तो रावण ने सभी ग्रह को कैद कर लिया और सभी ग्रह को निर्देश दिया कि कोई भी ग्रह अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अपने घर का यानी हर ग्रह स्व राशि का हो जाएगा। सूर्य भी अपने सिंह राशि में होंगे, शनि देव भी अपने मकर या कुंभ राशि में होंगे, सभी ग्रह। चंद्रमा कर्क में होगा, बुध देव सिंह, ये कन्या या मिथुन में होंगे, यानी हर को उसके घर में कैद कर दिया। तो मेघनाथ जब जन्म लेता तो 9 के 9 ग्रह शुभ फलदायी होते, अजय हो जाता। इस संसार में उसको कोई नहीं मारता, क्योंकि आयु के कारक शनि देव हैं, रोग के कारक शनि देव हैं, कष्ट के कारक शनि देव हैं, बाधा दिक्कत सभी के कारक शनि देव है। कुछ भी नहीं होता उसके जीवन में, न कोई बाधाएं आती, न रोग आता। आयु के कारक है, लंबी आयु मिल जाती, किसी से मरता नहीं, अजय हो जाता। शनि का मतलब ही होता है कर्म, ये कर्म के देवता है। सबसे प्रधान लिखिए, शनि का मतलब ही होता है योर कर्माज। कर्म आपका ठीक है, शनि कुंडली में उच्च का फल देंगे। कर्म ठीक नहीं है, शनि देव का पीड़ा आपको झेलना पड़ेगा। तो शनि देव ने मेघनाथ के जन्म के समय टांगे बाहर निकाल दी अपने घर से। जब मेघनाथ का कुंडली बनाया रावण ने, तो देखा कि शनि तो अपने घर में नहीं है। बड़ी मार मारा शनि देव, इतना मार मारा कि पैर सब तोड़ के और श्रीलंका में ही उल्टा टांग दिया। तो सीता की खोज में जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो इनको कढ़ाने की आवाज आई, देखा तरे शनिदेव को उल्टा टांग रखा है। तो रावण के कारागार से इन्होंने शनिदेव को मुक्त किया हनुमान जी ने। तो उन्होंने हनुमान जी को एक आश्वासन दिया और उनके बहाने मानव जाति को वरदान दिया कि जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा उनको शनि की पीड़ा नहीं सताएगी। तो हनुमान जी नंबर 1 पे फेमस हो गए। और शिव जी शनि देव के गुरु हैं। शिव जी की आराधना से, महामृत्युंजय मंत्र के जाप से, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शनि की पीड़ा कम हो जाती है। और इनके आराध्य कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी हैं। शनि देव का एक नाम कृष्ण भी है, ओम क्रिंग
ओम क्लीं कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण जी की आराधना से भी शनिदेव उच्च का फल देते हैं। और एक महानतम उपाय है, पीपल का पौधा लगाइए शनिवार वाले दिन। इससे कुंडली के बहुत सारे दोष न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि यह आपके तरफ से प्रकृति को उपहार माना जाता है। जैसे आप अपने प्रिय को कुछ उपहार देते हैं, तो प्रकृति के लिए एक अनुपम उपहार होता है वृक्षारोपण। हर वृक्ष का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है, उस समय ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो शनिवार वाले दिन पीपल का पौधा लगाइए, यह शनि का एक्सीलेंट उपाय है। शनि के मंत्र का जप करिए, आराध का मंत्र जप करिए। और ये सेवक है, शनिदेव सेवक का कारक है, यानी जो भी आपके सबोर्डिनेट हैं, जो भी आपका सेवा करता है, चाहे आप कंपनी में बहुत बड़े मैनेजर हैं तो आपके नीचे काम करने वाले जो आपके सबोर्डिनेट हैं, या जो भी मेहनत कश इंसान है, मजदूर है, रिक्शा चालक है, इस सब की उचित सहायता करिए, उनके साथ दुर्व्यवहार मत करिए। तो शनि आपको रंग से राजा बना देंगे, बहुत लाभ देंगे। आज बहुत सारे लोग कुछ नए आए हैं, तो मैं थोड़ा सा कोर्स का डिटेल्स आपको बताता हूं कि ये 4 महीने में आप क्या क्या पढ़ेंगे। मैं 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूं। सिलेबस जो शुरू होगा, जैसे अभी तो मैं आपके ज्ञान की बातें कर रहा हूं कि जो भी आप में से जो भी आप लोग यहाँ हैं, वे सभी अच्छी चीजें ज्योतिष से लेके जाइए। आगे मैं सभी भाव का भी उपाय बताऊंगा, 27 नक्षत्र का भी उपाय बताऊंगा, 12 राशि का भी उपाय बताऊंगा। उस सिलेबस में मैंने लिखा हुआ है। तो सिलेबस शुरू होगा, पहला टॉपिक है ज्योतिष एक वेदांग, यानी वेद का अंग है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ज्योतिष की तार्किकता, जो मैंने अभी बताया था आपको कि जो बातें लॉजिकल है वो ज्योतिष है। ये महान साइंस है, जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से ज्योतिष शुरू होता है, या डिवाइन साइंस शुरू होता है। तीसरा है ज्योतिष शास्त्र क्या है, एक ज्योतिषी की योग्यताएं, यानी आप में क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे कि आप महान में महानतम एस्ट्रोलॉजर बन सकें। ज्योतिष के क्या लाभ हैं, ज्योतिष का थोड़ा इतिहास की भी चर्चा करेंगे। पुराने जमाने में चाहे जो भी राजा महाराजा थे, सभी के यहाँ एक एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे। बड़ा मिहिर विक्रमादित्य के राज दरबार में थे, और ऐसे बहुत सारे हैं, सभी राजा रखते थे। भाग्य एवं स्वतंत्र संकल्प, इसकी चर्चा करेंगे। कर्म सिद्धांत, जो थोड़ा सा मैंने अभी कहा भी था कि अच्छा कर्म करते हुए भी जब जीवन में बुराइयां आ रही है तो रीजन आप जानेंगे और उचित विधान करके उससे आप बच पाएंगे। ज्योतिष एवं कर्म विधान, भाग्य पर विश्वास क्यों, भाग्य पर क्यों विश्वास करना चाहिए, पुनर्जन्म पे क्यों विश्वास करना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और मनोविज्ञान, ज्योतिष परिचय। तो ये जो 12 टॉपिक हमने ऐड किया है ना, ये पहले के क्लास में मैं नहीं पढ़ाया करता था, इस बार मैंने ऐड कर दिया, लेकिन फीस नहीं बढ़ाया। मुझे लगा कि ये ज्ञान की बातें हैं तो इसके लिए चार्ज बढ़ाना मुझे उचित नहीं लगा था। और अब के जो टॉपिक हैं वे पुराने स्टूडेंट भी पढ़ रखे हैं। ज्योतिष परिचय, 9 ग्रहों का परिचय व कारक तत्व, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, क्लास में थोड़ा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। ग्रहों का मंत्रिमंडल, जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, बुध राजकुमार है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र भी मंत्री हैं लेकिन असुरों के मंत्री हैं, असुरों के आचार्य हैं, शनि सेवक हैं, और राहु केतु द्वारपाल हैं। मंत्रिमंडल और सबका रीजन है
सबके पीछे ज्योतिष है। कुंडली एनालिसिस में इस मंत्रिमंडल को जान के आपको सहायता मिलेगी, कैसे आप एनालिसिस करेंगे। ग्रहों का वर्ण है, ये सब आपको मदद करेगा। कुंडली पढ़ने में ग्रहों के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, शुभ अशुभ ग्रह भी होते हैं। बृहस्पति शुभ ग्रह, शुक्र शुभ ग्रह, चंद्रमा और मरकरी ओकेजनल शुभ, कहीं शुभ कहीं अशुभ। जैसे चंद्रमा मन है, जब आप बुरे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो मन में बुराइयां आती है। अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं, जैसे अभी आपके अंदर जो भी आश्रित तत्व होंगे वे सब दबे होंगे, क्योंकि ईश्वरीय चर्चा चल रही है, मन में अच्छी बातें आएगी। उसी प्रकार बुध है, जब आप बुरे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो बुद्धि में बुराई आएगी, जब अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो बुद्धि में प्रखरता आएगी, बुरे व्यक्ति के साथ मलिनता आएगी। ग्रहों की दिशाएं होती हैं, दिशा आप जानते हैं तभी आप जान पाएंगे किस जातक को किस दिशा में अपने ग्रोथ के लिए प्रयास करना चाहिए, या शादी किस दिशा में होगी, नौकरी किस दिशा में लगेगी। ग्रहों की गति है, सभी ग्रह मूव करते हैं, जो शिक्षा देते हैं कि हमें भी मूव करते रहना चाहिए। जैसे स्थिर पानी सड़ जाता है और जिस पानी में करंट होता है वह पवित्र होता है, गंगा जल की तरह। कुंडली क्या है? उत्तर भारतीय कुंडली है, दक्षिण भारतीय कुंडली है, ये सब पढ़ाऊंगा। सौर मंडल में राशियां, राशि जो 12 प्रकार के हैं वो सब बताऊंगा। 27 नक्षत्र के विषय में बताऊंगा, जिसमें गंडमूल नक्षत्र भी है। नक्षत्र का शरीर पे प्रभाव वगैरह सब चीज बताऊंगा। मूल नक्षत्र है, और फिर ग्रहों की सारी जानकारी होगी, उसका स्वभाव है, बल है। जैसे यहाँ आपके दुश्मन दोस्त हैं, उसी प्रकार ग्रह के भी दोस्त दुश्मन होते हैं। ग्रह कभी उल्टा भी चलते दिखाई देते हैं, अस्त होते हैं, उदय होते हैं। ग्रहों से होने वाले रोग, इसको जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस पीरियड में लोगों को कौन सा रोग हो सकता है। यानी 10 साल पहले आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस समय में आपको इस प्रकार के रोग हो सकता है, और उचित उपाय कर उससे आप बचा सकते हैं उसको। ग्रहों के अनुसार व्यवसाय, आपको नौकरी करना चाहिए, रोजगार करना चाहिए, किस प्रकार की नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, या व्यापार किस प्रकार का करना चाहिए, सारा आप पढ़ेंगे। फिर हर ग्रह का प्रभाव और फलादेश के क्या नियम है, शनि की 7.5, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, ये सब पढ़ेंगे। सभी के शांति के उपाय, 12वें भाव पे 9 ग्रह बैठ के क्या फल देंगे, और ग्रह अपना फल कब देते हैं, तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में देते हैं, ये सब बताऊंगा। उसके नियम, महादशा के, अंतरदशा के, प्रत्यंतर दशा के नियम। फिर गोचर फलादेश के नियम, गोचर बोलते हैं ट्रांजिट को। जैसे अभी आपसे पूछा जाए कि शनि देव कहाँ है, तो अभी वे कुंभ राशि में, यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। सूर्य देव कहाँ है, तो आप बताएंगे मकर राशि में है। बृहस्पति कहाँ है, तो अभी मेष राशि में है। राहु कहाँ है, तो अभी मीन राशि में है। केतु से 7 में होता है तो कन्या राशि में है। ये सब आप पढ़ेंगे। उसके बाद हर प्रकार के योग पढ़ेंगे। सूर्य से बहुत प्रकार का योग बनता है, बुध आदित्य योग, बेसी योग, वासी योग, सब आप पढ़ेंगे। उभयचारी योग। फिर चंद्रमा से बहुत सारे योग बनता है, केंद्रुम योग, गज केसरी राज योग, बहुत सारे योग बनते हैं। सुनफा, अनफा, अमला योग, बहुत सारे योग हैं। नीच भंग राजयोग है, महाभाग योग है, विपरीत राजयोग है। फिर कुंडली विश्लेषण की विधि बताऊंगा कि कुंडली का कैसे विश्लेषण आप करेंगे। कोई कुंडली आपके पास आए उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। और 31वां टॉपिक है पंचांग अध्ययन एवं मुहूर्त। इस पे 2 क्लासें होंगी। तो अब कोई गृह प्रवेश आपसे पूछने आया तो पंचांग देख के कैसे बताएंगे कब गृह प्रवेश करना है, कब व्यापार का इनॉग्रेशन करना है, मुंडन संस्कार कब करना है ना, शादी का मुहूर्त कौन सा है, किस समय शादी किस राशि वाले को करनी है। और पंचांग का अध्ययन, तिथि वार नक्षत्र योग करण, ये 5 है। हम इससे जो पंचांग बनता है उसका अध्ययन करेंगे। तो ये ब्रीफ में है, और ये 4 महीने का कोर्स है। इसका फीस हमने सिर्फ 6000 रुपीज रखा है अभी। हालांकि हमने बढ़ाया नहीं है, मेरा मन था आज से बढ़ा देने का, लेकिन फिर दिल में इच्छा आई
कि हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर रखा है, इनजस्टिस हो जाएगा। ये 4 महीने का कोर्स है। क्लासें एवरी थर्सडे और फ्राइडे होगी। समय होगा 1.5 घंटे का क्लास होगा, 9:15 बजे से 11:15 बजे तक। अपना व्यापार ऑफिस का काम कंप्लीट करके घर पे आइए, फ्रेश होकर आप क्लास अटेंड करिए। तो टोटल यानी महीने में 8 क्लास, तो टोटल क्लास 32 क्लास होंगे। बैंक डिटेल्स भी मैंने दे रखा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मांग सकते हैं, नहीं तो मेरा पेटीएम या जीपे नंबर है। ये है एक 8527931515। ये 6000 का ऑफर कल 5 बजे तक रहेगा। पाँच बजे क्लास की लिंक तैयार हो जाएगी, स्टूडेंट ग्रुप में क्लास के लिंक भेज दिए जाएंगे। तो ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, 5 बजे का इंतजार नहीं करना है। प्रभु ने प्रेरित करके इस डिवाइन साइंस के तरफ आपकी ध्यान को आकर्षित किया है। आज ही इनरोल हुई। क्लास समाप्ति के बाद 1 मिनट ही तो लगता है पेटीएम करने में। पेटीएम करिए और इसी नंबर पे 8527931515 पे उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए। स्टूडेंट ग्रुप बन गया है, जो स्टूडेंट पे कर चुके हैं उनका नाम उसमें ऑलरेडी आया हुआ है, जैसे हरजीत कौर जी हैं, वकील साहब अशोक सिंगल जी हैं, ये दिख रहे हैं उनका नाम स्क्रीन पे, और भी होंगे, बहुत सारे लोग इनरोल्ड हैं। तो आज के लिए ऑफर है कि आपको 6000 पे करना है और इसमें हम आपकी एक कुंडली फ्री देखेंगे। सॉरी, 1 कुंडली एनालिसिस फ्री। इसका वर्थ 2100 रुपया है। कभी भी आप हमारे ऑफिस में फोन करेंगे कुंडली दिखलाने के लिए तो आपको 2100 रुपया चार्ज पे करना पड़ेगा। आज इसी में यह ऑफर भी है, यानी यह आपको 4900 का ही पड़ रहा है कोर्स। फिर फीस इसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि 1 महीना हमने बढ़ा दिया है, तो एवरेज अगर 1 महीने का भी फीस हम बढ़ाएंगे तो यह कॉस्ट चला जाएगा 7500 पे। ठीक है ना। अब मैं आप सभी को अनम्यूट करता हूं, 1 मिनट रुकिए। जी सर। हाँ, आपको कुछ भी पूछना है आज जो बताया या इस कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानने की इच्छा
रह गई हो जो मैं क्लियर नहीं कर पाया होऊंगा तो आप पूछिए। सर ये मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आपने जो सिलेबस बताया उसमें 2-3 चीजें थी, जिससे एक ग्रह दूसरे ग्रह से दृष्ट है। हाँ, दृष्टि होता है हर ग्रह का, पढ़ेंगे आगे आप, है ना। हर और ग्रह की दृष्टि होती है। मूल त्रिकोण, हाँ वो है, सब पढ़ेंगे आप। अपनी राशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि, वो सब पढ़ेंगे आप। जी जी जी, वही कहना चाह रहा था। सब पढ़ेंगे आप। कौन से घर में वो बैठा है तो अशुभ है, कौन से ग्रह के साथ बैठा बताएंगे ना, सब बताएंगे, सब बताएंगे आपको। जी सर, और वही मैं जानना चाह रहा था। बिल्कुल पढ़ाएंगे। देवाशीष जी भी इनरोल्ड हैं दिख रहे हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार जी गुरुजी, ये जानना चाह रहा था कि ये 4 महीने में पूरा संपूर्ण ज्ञान हासिल हो जाएगी ज्योतिष की? संपूर्ण ज्ञान तो 7 जीवन कम पड़ता है। आप 4 महीने की 4 जन्म भी कम पड़ता है। आपको बुझने समझने पूरा एस्ट्रोलॉजी आ जाएगा, कुंडली का एनालिसिस आ जाएगा, लेकिन अगर पूरे दिलेरी के साथ जैसे स्टूडेंट लाइफ में आप पढ़ते थे वैसे पढ़ेंगे तो 1 साल में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। लेकिन 4 महीने का जो सिलेबस है इसको खूब अच्छा पढ़ लेंगे तब भी जो 90% मार्केट में दुकान खोलकर एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है उससे अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे महाविद्वान प्रकांड तो 7 जन्म लगता है और ईश्वर की कृपा से आता है। पहले ए से तो शुरू करिए। ए पढ़ना शुरू नहीं करेंगे और जेड की चाहत रखेंगे तो कभी जेड नहीं आएगा। शुरुआत 1 से ही करना पड़ता है। जितनी बड़ा आलीशान बिल्डिंग, मकान, महल या कुछ भी हो तो एक एक ईंट जोड़ने के बाद वो बनता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, ठीक है। और किन्हीं को कुछ पूछना है? जी सर, सॉरी मैंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया क्योंकि काफी रात हो गई है, मैं नाइटी में हूँ तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। तो जैसे आप कह रहे थे कि कुंडली विश्लेषण अच्छे से आ जाएगा, मैं तो सेल्फ स्टडी काफी सालों से खुद ही कर रही हूँ, मगर आज भी थोड़ा घबराती हूँ विश्लेषण से, क्योंकि 2-3 चीजें हैं, अगर आप उसमें थोड़ी क्लैरिटी दे दें। देखिए, पर्सनल क्वेश्चन अभी हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है 11:15। मैं पर्सनल नहीं पूछ रही, मैं ये आज आप सिर्फ विषय वस्तु से पूछिए, जो सब्जेक्ट मैंने बताया, जो बातें मैंने बताई। आप अनु जी हैं, पहले भी बहुत बार आपने क्वेश्चन किया है, आपका क्वेश्चन मुझे याद है, आप बहुत सारे वेबिनार में आती हैं, आपका स्वागत है। तो हम उस क्वेश्चन को आज नहीं लेंगे, समय हो गया है। और आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैंने बहुत बार दिया है, 7 फ्री क्लास में भी आप थी, ठीक है ना। तो फिर कभी पूछ लीजिएगा, अभी समय की सीमा है, ठीक है। सिलेबस से रिलेटेड और आज के विषय वस्तु से रिलेटेड जिनको भी पूछना है वो पूछिए। आप जो उपाय देते हैं हमें लोगों के लिए, तो क्या वो उपाय करने से हमारा जो डेस्टिनी में लिखा है वो एवर्ट हो जाता है क्या? देखिए बताते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, कर्म सिद्धांत जो मैंने लिखा है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कर्म जो है वह क्रियमान कर्म है जो अभी करते हैं, अगले क्षण वह संचित कर्म में चला जाता है। जब वो पकता है तो भाग और दुर्भाग्य बन के आता है। तो जो फल पक गया वह पेड़ में नहीं रुकता है, उसको चूने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन समय से पहले अगर आप जग गए तो उसको आप रोक सकते हैं। तो लंबी कहानी है, इसलिए मैं आपके क्वेश्चन को नहीं ले रहा था, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन से बहुत ज्यादा परिचित हूँ और आपके क्वेश्चन का बहुत रिप्लाई मैंने दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, अब दूसरे को पूछने दीजिए, आपने बहुत पूछा हुआ है, समय नहीं है, 11:15 बज गया है। सर 1 मिनट का क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। जैसे अपन लग्न का निर्धारण करते हैं चंद्रमा की स्थिति से, चंद्रमा किस राशि में,
चंद्रमा की राशि से राशि देखा जाता है। कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है ना, वह जातक का राशि होता है। लग्न होता है कि जातक के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होती है वह राशि होता है। पढ़ाऊंगा ये, हाँ पढ़ाऊंगा। हाँ, ये इसीलिए तो मैं कंफ्यूज था कि लग्न का निर्धारण जो होता है वो पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उस टाइम है जन्म के समय, तो उससे लग्न का निर्धारण होता है। बिल्कुल, तभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो फिर क्यों परेशान होना है। नहीं, पिछली बार अपन ने जो 7 दिन का क्लास किया था, जो पढ़ा दिया तो उसमें परेशानी है, तो पूछिए जो पढ़ाया ही नहीं तो उसमें क्यों परेशान होना है। अभी तो पढ़ाया ही नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ाया है, विषय वस्तु शुरू ही नहीं हुई है, सिलेबस अभी शुरू ही नहीं हुआ। पिछली बार जो 7 दिन का क्लास था ना उसमें था ये। हाँ, तो उसलिए क्लास में पूछ लीजिएगा, जब आएगा ना लग्न की बारी आएगी, तो जब मैं लग्न पढ़ा दूंगा तो ये क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, जब मैं राशि पढ़ा दूंगा तो ये क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, मैं हरजीत बोल रही हूँ। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से हम अपना एस्ट्रोलॉजी में एक लगन देखते हैं और चंद्रमा की राशि देखते हैं, और हमारा एक ज़ोडिएक साइन भी होता है जो जिस महीने में हमारा जन्म होता है हम उस राशि को भी कंसीडर करते हैं, तो मेन इम्पोर्टेंट राशि किसको मानी जाती है कि लगन? हाँ जी सर। हाँ जी। ये भारत में जो राशियां मानी जाती है वह मानी जाती है चंद्रमा के पोजीशन से, और वेस्टर्न कंट्री में जो राशि मानी जाती है वो जो आपने कहा सूर्य की स्थिति से, इस तारीख से इस तारीख के बीच में जन्म हुआ है तो ये राशि, फिर इस तारीख से एक एक महीने का उसने 12 महीनों को 12 राशि में डिवाइड कर रखा है, तो वह यहाँ मान्य नहीं है। आप जो पढ़ेंगे वैदिक ज्योतिष, तो वैदिक ज्योतिष में राशि जो माना जाता है वह चंद्रमा के पोजीशन से निर्धारित होता है। जैसे आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा जहां 2 लिखा है वहां है तो आपकी राशि हो जाएगी वृषभ, और किसी की कुंडली में जहां 9 लिखा है वहां चंद्रमा है तो उसकी राशि धनु हो जाएगी। ठीक है ना, ये सब पढ़ाऊंगा, सब पढ़ेंगे। ठीक है सर, सब पढ़ेंगे। और कुछ म्यूट कर लीजिए, बच्चे की आवाज आ रही है कहीं से, म्यूट कर लीजिए। सर हमारा समय यही रहेगा ना 9:15 का सर? हाँ, 9:15 का फिक्स है, 9:15 to 10:45। बहुत सारे लोगों का डिमांड आया जिसमें आप भी थी, हरजीत जी बोल रही है ना। हाँ जी, हाँ जी सर। तो फिर मेरे दिल में आया, जैसे खासकर महिलाओं का ज्यादा व्हाट्सएप आया था कि जो टाइमिंग है क्लास का 8 से 9:30, वह महिलाओं का किचन में रहने का टाइम होता है। बहुत सारी हमारी शिष्या जो महिलाएं हैं लिखी थी, तो फिर दिल में विचार आया, तो उससे फायदा ये हुआ कि पहले मैं क्लास समाप्त करने के बाद खाना खाता था, अब मैं खाना पीना खाकर बैठता हूँ। नहीं ठीक है सर, बहुत अच्छा टाइम है ये। तो ये टाइम फिक्स हो गया, हालांकि और भी बैच चलेंगे, जैसे हर इवनिंग में 2 बैच चलेंगे, संडे वाले दिन 4 बैच चलेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी वास्तु मैं पढ़ाऊंगा, मेरी मिसेज रेकी और न्यूमरोलॉजी पढ़ाएंगी, बाद बाकी के लिए सारे फैकल्टी होंगे। तो जिनको जो समय सूट करेगा, जैसे जो महिलाएं टीचर है उनको फैकल्टी उनको ये सूट नहीं कर रहा है तो फिर उनको हम दे देंगे, वो 7:30 से 9 बजे तक पढ़ाएंगी अपना। मैं अपना जो पढ़ाने का टाइमिंग है वो 9:15 से ले लिया है। मेरे सारे बैच जो है। वास्तु के कोर्स का क्या फीस है आपकी? सर उस समय बताएंगे ना। फीस हमारे बहुत कम होते हैं, हमारे यहाँ फीस की चिंता नहीं करनी है। मैं बहुत नॉमिनल चार्ज पे पढ़ाता हूँ जिससे कि हमारी गृहस्थी चलती रहे और साधारण से साधारण इनकम वाले भी लोग सीख पाए। चिंता नहीं। वो कब चालू करेंगे आप? अभी एस्ट्रोलॉजी का भी एक बैच और शुरू करना है दूसरे टॉपिक पे, बताएंगे, वो नहीं कह सकते। फिर ये वाणी ना ब्रह्मांडीय जगत को पास ऑन हो जाती है, फिर दोष लग जाता है, तो अभी नहीं बुलवाइए कुछ भी, क्या शुरू होगा। ठीक है। थोड़ा माने ये क्या कहते हैं 9th हाउस में ना हमारे शुभ ग्रह बैठे हैं अपनी राशि का होके,
तो वे हमको धर्म पथ से 0.1% भी विचलित होने नहीं देते हैं, यानी धर्म भीरू बना के रखे हुए हैं। तो हम एक शब्द भी ऐसा अनजाने में नहीं बोल पाते जो आगे चल के गलत हो जाए, तो मुझे लगता है कि मैं दोषी हो गया। पब्लिश करेंगे तो देखते ही मैं बहुत दिन पहले पब्लिश कर देता हूँ। अब आपका जो आज का एस्ट्रोलॉजी का बैच चल रहा है तो 1.5 महीना पहले लगभग मैंने पब्लिश कर दिया था कि जनवरी में शुरू करेंगे। और जनवरी में देखिए अब लास्ट हो गया बिल्कुल लास्ट होने को लगा। वो तो बड़ी मुश्किल से मैंने शुरू किया कि कहीं जो मैंने मैसेज भेजा है वो ब्रह्मांडीय जगत को गया, कहीं फरवरी ना हो जाए। तो आपको नहीं लगता कि आज के जमाने में आपके जैसा सरल गुरु नहीं होता? नहीं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम तो नहीं सरल, इतने सरल वो नहीं होते। कोशिश करता हूँ कि मुझे दोष अनजाने में भी ना लगे। हाँ, ये सर लग गया तो अपना भगवान माफ करें, चूंकि इंटेंशनली तो नहीं हो पाएगा। अगर मैंने अनजाने में हो गया तो अपना प्रभु जाने, मैं क्या सर, वो फिर मुझे प्रेरित करे, मुझे बताए कि कहाँ गलती हो रही है, फिर मैं ना करूं। इसीलिए मैं कहता था कि मैं कहता हूँ कि एक जीवित गुरु के रूप में आप मुझे प्राप्त हुए हैं, ये मेरा सौभाग्य। सेम हियर सर, बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत ज्यादा परेशान था आप लोगों से ज्यादा कि मैंने पब्लिश कर दिया था 1.5 महीना पहले लगभग कि जनवरी में बैच शुरू होगा जनवरी निकलता जा रहा था। कुछ ऐसे कार्य में मैं व्यस्त हो गया था जहां से अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा था। और कुछ पूछना हो कि नहीं? हमारी कुंडली में अच्छे पोजीशन पे है, तभी आप हमें मिले हो। हम तो निश्चिंत थे सर कि आप कोई बात नहीं, आप जब भी चालू करेंगे। बल्कि मैं तो ये चाह रहा था कि अभी इतना ठंड का मौसम है तो और दिल्ली में तो और भी ज्यादा ठंड है। तो क्या हो गया, जैसे आपने देखिए ब्लेजर भी पहन रखा है, उसके नीचे स्वेटर भी पहन रखा है, मैंने भी पहन रखा है मैंने भी नीचे तो ये स्वेटर भी पहन रखा है उसके नीचे, क्या हो गया? तो मैं तो यही सोच के चल रहा था कि और अभी 15 दिन बाद ये आराम से मौसम ठीक हो जाएगा तो घर में बैठ के आराम से पढ़ा रहे हैं। और ज्यादा ठंडक लग रही है, हीटर ऑन कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा अपना सोचना था कि भाई बहुत ज्यादा ठंड है, तो दिल्ली में तो बहुत ज्यादा रहती है कोई हमारे बजाय। तो ठंडा अपना काम करेगा, प्रकृति अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे, कोई बात नहीं। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो? चलिए, तो आप सभी का हमें कल इंतजार रहेगा। जो इनरोल्ड नहीं हुए हैं वे आज ही इनरोल्ड हों, अगर आज नहीं कर पाए तो कल जरूर हो जाइए। यानी स्टूडेंट ग्रुप में लिंक कल का भेजने के पहले इनरोल्ड हो जाइए, जितना जल्दी हो सकते हैं, मुझे खुशी होगी। चलिए, अब आज के लिए इतना ही। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें यह विद्या सीखने के लिए। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव। ऑलवेज ब्लेसिंग। बस तो गुरु का आशीर्वाद ही तो भगवान का आशीर्वाद है। ऑलवेज ब्लेसिंग। प्रणाम गुरुदेव।